जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज के 2020 के रिजल्ट्स अभी जारी हुए हैं और उन रिजल्ट्स में युवाओं ने प्रथम प्रयास में ही वो मुकाम हासिल किया है जो हर युवा का एक सपना होता है। आज हमारे साथ में हमारे मेहमान हैं वर्षा पंवार मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैम ये जो जर्नी रही है आपकी जी जिसमें आपने इस पड़ाव में अपना पद सुनिश्चित किया है, इस जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को पहले बताइए कि आपने कब से सोचा था और ये हासिल कैसे हुआ। सर, ये जो जर्नी थी, ये जर्नी मेरे बचपन से ही शुरू हो गई थी। बचपन में मेरे दादाजी जो है वो शिक्षक हुआ करते थे, तो उन्होंने ये इंस्पिरेशन डाला था। आप ये कह सकते हैं कि बीज बोया था दादाजी ने, जिसे बड़ा किया पाल पोस कर मेरे पेरेंट्स ने, और खाद डालने का जो काम था वो पेरेंट्स ने और टीचर्स ने मिलके किया। ऐसे तो दादाजी जो है बहुत एक वट वृक्ष होते हैं परिवार के, और दादाजी ने जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया वो बच्चा फिर रुकने वाला नहीं है। और ऊपर से दादाजी टीचर, तो वो सारे वैल्यूज बचपन में ऐड कर दिए गए थे जो एक अच्छा विद्यार्थी होने के लिए बच्चे के अंदर चाहिए। मैम जब 19, 20 और फिर 23, कितना लंबा गैप रहा है, 4 साल का गैप रहा है, इसको आपने कैसे बर्दाश्त किया? ये बड़ी बर्दाश्त करने वाली चीज थी शायद। जी सर, वैसे कहा जाए तो मैंने 17 में स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। जी। तो 17 में मैंने मेंस दिया था, बट मेरा क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम पर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। 12-12 घंटे की क्लासेस होती थी, तो मेंस में मैं फोकस नहीं कर पाई थी, तो मेरा हो नहीं पाया था। 18 में सर किसी कारणवश मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। 19 में मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस दिया, अभी इंटरव्यू है मेरा, और 20 में अभी मैं नायब तहसीलदार की पोस्ट पे हूँ। तो ये जो जर्नी थी पूरी 19 के बाद से, लास्ट रिजल्ट जब 18 में आया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 5 इयर्स की जर्नी। सर बर्दाश्त करना तो मुश्किल थी, लेकिन मोटिवेशन, हमेशा इंस्पिरेशन मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे रिलेटिव्स से, मेरे दादाजी से, मेरे फ्रेंड्स से, सब ने बहुत इंस्पायर किया। और जहाँ जहाँ मैं डिमोटिवेट हुई वहाँ वहाँ उन्होंने मेरा साथ दिया। तो इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, ये है द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिसमें मैम ने एक सांस में सबको गिनवाया, किसी को छोड़ा नहीं है। अदरवाइज पद मिलने के बाद तो बहुत सारी चीजें लोगों को याद ही नहीं रहती है। और आप देखिए, सक्सेसफुल व्यक्ति भी स्वयं कह रहे हैं कि पहला अटेम्प्ट किया, प्रीलिम्स निकल गया, फोकस यूपीएससी था इसलिए मेंस नहीं कर पाए, उसके बाद जब प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला। कई सारे लोग इतना सा उतार चढ़ाव देख करके रास्ता बदल लेते हैं। फिर 19 का प्रीलिम्स निकला, 20 का प्रीलिम्स मेंस निकला, 19 का मेंस लिखा, फिर कोविड आ गया बीच में। कोविड आ गया सर। मतलब क्या क्या नहीं हुआ, इतना लंबा टाइम हुआ कि ऐसा लगता है कि 6 साल नहीं, ये 60 साल की जर्नी रही है। बिल्कुल सर। क्योंकि जब आप इंतजार करते हो, जब आप चीजें आपके हाथ में नहीं होती, तो इतना लंबे टाइम गुजरता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैम जनरली ऐसा कहा जाता है, आपसे भी शायद इंटरव्यू के लिए किसी ने तैयार किया ही होगा, पूछा ही होगा कि अगर सिविल सर्विसेज में जाना था तो BE क्यों किया, आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? जी क्या जवाब था इसका आपके पास? सर, सिविल सेवा वैसे तो बचपन से ही आपका सपना था, मेरे दादाजी का सपना था, ये कह लो। इंजीनियरिंग मैंने किया था बिल्कुल, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रहता है कि सिविल सर्विसेज करनी, लोक सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। समाज सेवा मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, मेरे दादाजी दादी ने भी की है, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला। और फिर कॉलेज के लास्ट ईयर तक आते आते ऐसा लगने लगा कि नहीं, समाज सेवा करनी है लोक सेवा के जरिए। तो सर इसीलिए मैंने फिर ये राह चुनी थी। तो मैम आप जो है जब ये पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे, जी आपको लगता था कि मार्क्स अच्छे आना चाहिए, इतना इंतजार किया तो मार्क्स अच्छे आना चाहिए, मेंस बहुत अच्छा जाना चाहिए। जी वो मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रेटेजी थी? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है ये सर। मेंस के लिए मेरी जो रणनीति थी वो ये थी कि सर, चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम से थी, सिलेबस था मेरे पास, लेकिन मेरे पास नोट्स नहीं थे, और वो नोट्स मार्केट में उस टाइम पर अवेलेबल भी नहीं होते। इंग्लिश मीडियम MP में बड़ी दिक्कत। तो ऐसे केस में यूपीएससी ने मेरा साथ दिया, वहाँ के कुछ नोट्स, इसके साथ साथ जब भी मैं सिलेबस से कोई भी टॉपिक उठाती थी तो उस टॉपिक को मैं गूगल पर लिखती थी, और लिखने के बाद यूपीएससी डाल देती थी। तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। फिर उसके छोटे छोटे सिनॉप्सिस बनाती थी, और फिर उन सिनॉप्सिस का यूज़ करती थी। यानी कि BE के दौरान जो मेहनत करना सीखा, वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को लिखना और एग्जाम में लिखना सीखा, वो सब आपको काम आया आंसर राइटिंग। आपका कॉलेज जितना अच्छा होगा जी, यानी कई बार बच्चा जो है पूरा कॉलेज मिस ही कर देता है, 12 के बाद कॉलेज ही नहीं जाता, सीधे PSC की प्रिपरेशन लग जाता है। आंसर राइटिंग कहाँ सीखेगा?
नहीं सर, कॉलेज में आंसर राइटिंग होती है। होती आप है। इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें तो वहां पे जब आप क्वेश्चन पेपर्स लिखते हैं तो आपको बहुत स्पीड में लिखना बहुत होता है। लिखना पड़ता है। तो बस वो स्पीड जो थी वो वहीं से बनी, और एमपीपीएससी मेंस में स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड बहुत मायने बहुत। रखती है। वही मेरा कहने का मतलब यही था जी कि जितना अच्छा कॉलेज रहेगा, जितना जी। अच्छा एकेडमिक्स रहेगा, कई बार बच्चों के मन में ऐसा सवाल होता है, सारे दर्शकों को भी यही कहना चाहता हूँ, आप कॉलेज को बहुत हल्के में ना लीजिए। जरूरी नहीं है आप इंजीनियरिंग ही करें, आप जिस भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या फिर बीई बीटेक हो, आप कॉलेज के एग्जाम को बड़े बड़े ईगो के साथ दीजिए, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। बिल्कुल। वहां वो 3 इयर्स तक, और पहले तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते थे, जी इंजीनियरिंग में तो अभी भी सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। जी बच्चा हर 6 महीने में एग्जाम लिख रहा होता है, उसका रिटेंशन पावर इतना बढ़ जाता है कि वो मेंस के सब्जेक्ट्स को यूं ही याद कर लेता है। बिल्कुल सर। और अगर आपने 20 के माध्यम से या छोटे छोटे शॉर्टकट के माध्यम से कॉलेज पास किया तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स का रिटेंशन पावर वो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। मैम, आपने सारे सब्जेक्ट्स आंसर राइटिंग मतलब टेक्निक का भी इस्तेमाल किया, गूगल का यूज करके यूपीएससी के नोट्स करके प्रीलिम्स के नोट्स बनाए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के, चूंकि आप इतना प्रिपरेशन करते हुए ऑलरेडी कॉन्फिडेंट थे ही, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, थैंक यू सर। आपको ऐसा नहीं लगता आपको वर्दी के लिए जाना चाहिए था? बिल्कुल सर, लगता तो मुझे भी यही था, बट मेरी हाइट जो थी वो डीएसपी के लिए एक सेंटीमीटर कम थी। अवधेश यादव सर जो हैं हमारे, उन्होंने मुझे भेजा भी था फोर्स डिफेंस एकेडमी में, ये पता करने की पता करो तुम्हारी हाइट कितनी कम है। ओके। जस्ट 1 सेंटीमीटर हाइट कम होने की वजह से मैं डीएसपी नहीं डाल पाई। तो वर्दी के काफी सारे पद होते हैं, हाँ। डीवाईएसपी होता है, जेल डिपार्टमेंट के काफी सारे पोस्ट होते हैं। तो अब उसका मलाल तो खैर है नहीं, क्योंकि आगे और पढ़ाव जारी है जी और बिल्कुल, अभी भी इंटरव्यूज बाकी है। इंटरव्यू के लिए क्या रणनीति थी मैम आपकी? कई सारे बच्चे मेंस की प्रिपरेशन जब तक करते हैं इंटरव्यू पर फोकस नहीं करते, और जब टाइम आता है तो बहुत घबराए से होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा ये सोच के चलता है कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, शायद मुझे 4-5 साल लगेंगे, और उसका पहले वर्ष में ही मेंस भी निकल जाता है और इंटरव्यू बड़ा घबराया सा रहता है। आपने क्या रणनीति इस्तेमाल की थी उसके लिए? सर, जहाँ तक मेरा मानना है, जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो आपकी प्रिपरेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। जब आप एमपीपीएससी या यूपीएससी जो भी आप कर रहे हैं या कोई डिफेंस की एग्जाम आप दे रहे हैं, वहीं से आपको इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। आप अपने ग्रुप में बैठिए, आप अपने दोस्तों को बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए। तो सर, मुझे लगता है कि इंटरव्यू में आप उस टाइम पर काफ़ी मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैम, फ्रेंड सर्कल का कितना बड़ा रोल होता है और कैसा होना चाहिए? किन लोगों से बचकर रहना चाहिए, किन लोगों का साथ जरूरी है? जी सर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि किन लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी और आपका कैरेक्टर अच्छा है तो सर, जो लोग भटके हुए हैं आप उन्हें भी राह बता सकते हैं, वो आपसे मोटिवेट हो सकते हैं। जी बिल्कुल मोटिवेट हो सकते हैं। तो मेरे मायने में फ्रेंड्स सभी अच्छे होते हैं, कुछ ज्यादा इंस्पायर करते हैं आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर, दोस्तों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है सर। मैम, लास्ट में जनरली बच्चे अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक कॉम्बो चल रहा है, जी बड़ा हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। जी। आपने तो शायद पूरी पढ़ाई ऑफलाइन मोड में की होगी, और जब जरूरत लगी तब आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अभी बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको क्या करे, वो ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे या कैसे करे? आप कुछ सजेस्ट तो कीजिए बच्चों को। सर, आई थिंक नो वन कैन रिप्लेस द ऑफलाइन क्लासेस, तो बिल्कुल ऑफलाइन करना चाहिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कीजिए। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सर अभी मेरा 2019 का मेंस था। मेरे पास उस टाइम पर नोट्स तो थे पर उतने ज़्यादा नहीं थे और समय भी नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी था उसी बीच में। बराबर। तो मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। आपने अभी सुना होगा नाम चैट जीपीटी का। मैंने उसके इस्तेमाल से अपने काफ़ी सारे नोट्स वहीं पर सेव किए और उसी को पढ़ के मैंने एग्जाम दी थी सर। टेक्नोलॉजी अभी सर मेरा इंटरव्यू है 19 का सर। 19 का मैम का इंटरव्यू भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, मैडम ने उसका इस्तेमाल भी कर लिया और उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं मैम को मिला है। मैम, युवा जो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए क्या 2 मुख्य बातें आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पेशेंस और परसिवरेंस, सिविल सेवा के ये 4 अहम पहलू होते हैं। हो सकता है कि आपकी पहली एग्जाम ना निकले, दूसरी एग्जाम ना निकले, लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। मैम एग्जाम्पल है, 17 से लगे हुए थे, 23 में आकर के पद मिला है
पर आज जब पद मिला है मैम, बिल्कुल ये तो वैसे ही है कि 3 महीने जब आप गर्मी बर्दाश्त करते हो, बड़ा बेचैनी लगती है, और जिस दिन बारिश होने लगती है 5 दिन में आपका माहौल एकदम से चेंज हो जाता है सर, बिल्कुल। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ, वो सूखा जो था, काफी लंबा सूखा था, एकदम से अब वो पूरा जी जा चुका है। सर, बिल्कुल खुशी का माहौल है, समाज में भी खुशी का माहौल है, पेरेंट्स भी खुश हैं, सबसे ज्यादा दादाजी खुश हैं मेरे। सबसे ज्यादा दादाजी खुश है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी और अभी वहीं मिलने भी जा रही हूँ मैं उनसे, आज ही मिलने जा रही हूँ, आज ही मिलने जा रहे सिलेक्शन के बाद से। तो इलेक्शन आज के बाद जाऊंगी। से। तो ये थी वर्षा मैम की जर्नी, और मैम ने किस तरह से अपने आप को संभाल के रखा, धैर्य रखा, और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दिया, और आज मैम जो है सफलता के इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। और मैम ने बताया कि ये पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है, जी लक्ष्य अभी आगे है जी और प्रयास जारी है, और हो सकता है मैम अगले इंटरव्यू में किसी और अच्छे पद के साथ आपको मिले। आप लोग भी अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो खूब मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और बिना मेहनत किए कोई सफलता हासिल नहीं हो सकती। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और आप युवाओं को इसी तरह से प्रेरित, मोटिवेटेड करते रहें, जी और बिल्कुल। फोर्स परिवार में लगातार आते रहें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।